शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। गालिब साहब का एक शेर याद आता है मुझे कि वो कब सुनता है कहानी मेरी, वो कब सुनता है कहानी मेरी, और वो भी ज़ुबानी मेरी। तो मेरी ज़ुबानी मेरी कहानी, मुझे लगता है ये विषय शायद आप ज़्यादा बेहतर हो। तो बचपन से कह रहे हैं कि शुरू करने की बात, तो मेरा जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था एयरफोर्स स्टेशन खेरिया आगरा में के आर्मी हॉस्पिटल में। पिताजी हमारे फ़ौज में थे, एयरफोर्स में, उनकी डेथ हो गई है। तो बचपन पूरा हमारा हिंदुस्तान भर में बीता। जहाँ जहाँ सेंट्रल स्कूल होता था, जहाँ जाते थे वहाँ सेंट्रल स्कूल में एडमिशन हो जाता था। तो हम ताम्रम यानी मद्रास के पास एक एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर बचपन मेरा कुछ समय बीता। कुछ समय हिंडन, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में, जो अपर केजी LKG क्या होता है, मुझे बहुत पुराना याद है। कुछ माँ ने बताया, कुछ मुझे भी फिर शायद याद आया कि जब मैं अपर केजी में था तो रिज़ल्ट आया, तो मैं घर पहुंचा तो माँ ने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, मैडम ने रिपोर्ट कार्ड दी तो सबने तालियां बजाई थी। यानी मैं क्लास में फ़र्स्ट आया था। तो फर्स्ट आने का सिलसिला कभी 9th क्लास तक जारी रहा। उसका बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाता है। सबसे अच्छे दिन हमने बिताए मैंने एयरफोर्स स्टेशन डुंडीगल हैदराबाद के पास, जहाँ पर एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग होती है। तो बड़ा नई यूनिट वहाँ एयरफोर्स का स्टेशन खुला था, पूरा जंगल था। तो पूरा नेचर की गोद में, आम बहुत होते थे। तो हम सैटरडे संडे कभी आम तोड़ने जाते, सांप भी बहुत निकलते थे। मैं अपनी ज़िंदगी में जितने सांप मारे उस काल में, अब तो आस्तीनों के सांप से जूझ रहा हूँ मैं, लेकिन उस समय बहुत सांप मारे। इतना छोटा सा वाइपर होता था, मुझे कभी लगा, बहुत बाद में पता लगा, हम इतने वाइपर मार दिया करते थे पैर के नीचे, बाद में पता लगा कि सबसे ख़तरनाक सांप वो होता है। या आम के पेड़ हरे रंग का एक सांप होता है। मैं ये बता रहा हूँ कि वो सब मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे छोटे तालाब, पोखर टाइप होते थे, हम मछलियाँ पकड़ते थे। सबसे अच्छा, सबका बचपन अच्छा बीतता है, हमारा बचपन भी अच्छा बीता। जोधपुर रहे, बेंगलोर रहे, जैसलमेर रहे, पूना एयरफोर्स स्टेशन पूना रहे, जयपुर लंबे समय तक रहे। यहीं बजाय नगर में जो सेंट्रल स्कूल है, वहीं से मैंने 8th 9th 10th 11th 4 साल मैंने यहाँ बिताए। इस दौरान जो दोस्त बने अभी तक मेरे दोस्त हैं। 12वीं क्लास पूना से, एयरफोर्स स्टेशन लोहगांव से, कि जहाँ पर फिल्मों की बहुत शूटिंग, आपने विजेता फिल्म देखी होगी, तो विजेता फिल्म की शूटिंग हमारे सामने हो रही थी। हम जाते थे वहाँ पर। तो एक बार हम गए तो एक कमरे का दरवाज़ा हमने ऐसे ही खोला, तो अमरीश पुरी बैठे हुए थे। बाप रे बाप, मतलब वो अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने अखबार कहा यस, तो हम सब भाग गए वहाँ से। मतलब 12वीं क्लास में पढ़ते थे, अच्छे गले बड़े थे, 4-5 थे, मिलके तो शायद अमरीश पुरी का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन हम भाग, मतलब ऐसी कड़क आवाज़ और वैसे अंदाज ऐसा देखा। विजय विद्रोही, मतलब आप समझ गए होंगे, तखल्लुस है। 9th तक मैं विजय सब लोग हुआ करता था, 9th क्लास तक। और सब स्कूल में छेड़ा करते थे, खास तौर से टीचर। एक हमारे स्पोर्ट्स के टीचर थे, वो बहुत छेड़ते थे। वो कहते थे कि भाई सब लोग यार, तेरे को ना, तेरा नाम सुनते ही ना शरीर में ताकत आ जाती है। आप समझ गए होंगे, सब लोग फार्मेसी दरियागंज दिल्ली में आप गए होंगे, बड़े बड़े बोर्ड थे। तो मेरे को भी बड़ी शर्म सी आती थी। तो 9th क्लास में एक हमारे स्कूल टीचर हुआ करते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, ML शर्मा। उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल स्कूल नसीराबाद के अंडर में जोन्स बटे हुए थे केंद्रीय विद्यालय के। तो केंद्रीय विद्यालय हमारा उस समय वहाँ आता था। कोई हिंदी कविता लिख के दे, स्वरचित कोई। तो मैंने भी एक कविता लिख के उन्हें दे दी। तो उन्होंने कविता पढ़ी और उन्होंने कहा बड़ी विद्रोही कविता लिखी है ये। तो उन्होंने क्या किया कि विजय सब लोग के आगे विद्रोही लिखा और कविता भेज दी। गलती से उसको पहला प्राइज मिल गया उस कविता को।
तो स्कूल में जब भी कोई लड़का या लड़की कुछ अच्छा काम करता था या कोई प्राइज़ मिलता था तो प्रिंसिपल प्रेयर के टाइम अनाउंस करते थे। तो एक नसीराबाद से एक सर्टिफिकेट आया और एक छोटा सा कप आया, इतना सा कप, अभी तक मेरे पास, ज़िंदगी का पहला कप था वो, अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है वो कप। जंग लग गया उसे, मुझे भी जंग लग गया है, उसे ही जंग लग गया। प्रिंसिपल ने अनाउंस किया विजय विद्रोही क्लास 9th A। हुआ ये था कि नसीराबाद वालों ने समझदारी दिखाई, सब लोग काट दिया और विजय विद्रोही कर दिया। तो सारे स्कूल ने मुझे विद्रोही कहना शुरू कर दिया और मुझे सब लोग से पिंड छुड़ाना था, जो मेरा पिंड छूट गया। तो मैं ऐसे विद्रोही हो गया और कुछ स्वभाव भी ऐसा था, कुछ मतलब हरकतें भी कुछ ऐसी थी। इस कारण बहुत कुछ खोया मैंने ज़िंदगी में, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। नौकरी में खैर बहुत कुछ खोया, क्योंकि सीधा जंप कर जाता हूँ मैं। भाई हम चैनल में रहे, नवारा टाइम्स में मैं रहा, उसके बाद आज तक में रहा, ABP न्यूज़ में रहा, उस जो स्टार न्यूज़ पहले हुआ करता था स्टार न्यूज़ में रहा, फिर ABP न्यूज़ में रहा। मैंने ज़िंदगी की तीसरी नौकरी है, नौकरियाँ मैंने बदली नहीं। अगर मैं, जैसे लोग भारत दर्शन में निकलते हैं, अगर मैं चैनल दर्शन पे निकल जाता जैसे आजकल लोग करते हैं, तो मैं किसी भी बड़े चैनल में एक बहुत बड़े संपादक के पद पे होता और मेरी तनख्वाह करीब सालाना 1-1.25 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए से कम कतई नहीं होती। खैर मुझे इसका अफसोस नहीं है, मुझे इस चीज़ का भी अफसोस नहीं है, क्योंकि चैनल में भी 364 दिन मैं अपने हिसाब से चला। अब एक दिन तो संपादक को देना चाहिए ना। जब इंक्रीमेंट होती है या पदोन्नति की बात होती है, तो एक दिन तो बेचारे को देना चाहिए। तो एक दिन में वो 364 दिन का बदला ले लेता था और मुझे लगता था कि 364 दिन तो मैं अपने हिसाब से जीता हूँ और इसी में मुझे खुशी होती थी। खैर 12वीं तक मैंने स्कूलिंग की, PCM, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। मैं एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ पढ़ाई के मामले में। 9th क्लास से थोड़ा सा दिमाग ख़राब होना शुरू हुआ था। 9th क्लास तक मैं बहुत ठीक ठाक सा था। पुस्तक मेला लगा था जयपुर में ही, रामनिवास बाग में, शायद रामनिवास बाग ही था। तो उसमें मैं चला गया गलती से और वहाँ पे रूसी साहित्य गलती से खरीद लाया, जिसमें मैक्सिम गोर्की से लेकर दोस्तोयेवस्की से लेकर सब। अब मैंने जब रूसी साहित्य पढ़ना शुरू किया तो मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया। मुझे असमानता दिखने लगी, उससे पहले दिखती नहीं थी। मुझे मेरे बगल वाला जो लड़का है, जो किसी पुलिस अधिकारी का बच्चा है, उसके खाने में घी की खुशबू ज़्यादा दिखती थी। जो चपरासी है स्कूल का, वो सूखी रोटी खा रहा है, उसके टिफ़िन पर पहले नज़र नहीं जाती थी। उस दिन के बाद से नज़र जानी शुरू हुई। सड़क पर चलते हुए पहले जो रेडी पटरी वाले हैं, मैं उनको देखता तक नहीं था। जैसा स्वभाव रहता है, कोई कहीं से इच्छा हुई तो जैसे कोई ठेले वाला हुआ तो नज़र चुका के कोई एक सेब उड़ा के भी ले जाते थे। तो वो सब काम बंद कर दिया अचानक, इस तरह की चीज़ें। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में आई, वो कहीं ना कहीं अंदर तक बैठ गई वो। और आगे नौकरी करते वक्त भी हमेशा ध्यान रहा कि जो शक्तिहीन है, जो अपने अधिकारों से वंचित है, जिस पर जो हमारी फ्यूडल सोसाइटी जोर देती है, तंग करती है, परेशान करती है, जो अल्पसंख्यक है, जो महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ये पूरा पत्रकारिता में हमें, जब हम आए थे पत्रकारिता में, हमें बताया भी गया था। लेकिन वो सब अंदर से, वो सब, मैं रूसी साहित्य का बड़ा धन्यवाद करता हूँ इसके बारे में। रसूल हमजा तो का मैंने मेरा दागिस्तान पढ़ा तो मैं पगला गया था। आप लोग पढ़िएगा उसको, वो क्या गज़ब लिखा है। उसके बाद मैंने रेणु को बाद में पढ़ा। लोगों ने कहा कि आंचलिकता के मामले में रेणु बड़े हैं, लेकिन परती परिकथा और दूसरी उनके उपन्यास मैला अंचल। तो आप सोचेंगे मैं कहाँ साइंस का स्टूडेंट, कहाँ मैं साहित्य की बात कर रहा हूँ। तो मैं मुझे अभी भी सब ऑफिस में भी कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। और मुझे लगता है कि अगर आप पत्रकार हैं तो आपको जैक ऑफ ऑल होना चाहिए। आपको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ, राजेंद्र माथुर
हमारे प्रधान संपादक नवभारत टाइम्स में हुआ करते थे। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, जब मैं TRF में गया था, टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन से। उस TRF में जिससे देश भर के महान पत्रकार निकले हैं मुझे छोड़ के, जिसमें SP सिंह भी TRF से गए थे, MJ अकबर TRF से थे, उदय शंकर TRF से थे। तो 1990 बैच का हूँ मैं। तो राजेंद्र माथुर और SP सिंह हुआ करते थे नवभारत टाइम्स में। माथुर साहब प्रधान संपादक थे और वो कहते थे एक अच्छा उप संपादक वो होता है जिसको रात के 12 बजे भी वो उठाओ और दुनिया के किसी विषय पर उससे कहो कि लिख दे, तो कम से कम 2 पैरा लिखना जानता हो। 2 पैरा यानी एक पैरा में 4 वाक्य हो गए, सेंटेंस हो गए, एक में 4 सेंटेंस, 8। और टेलीविज़न कुल मिलाकर 8 सेंटेंस का ही है हमारे ज़माने का। तो कम से कम मेरी किताब भी है 90 सेकंड की टीवी पत्रकारिता की। टीवी की कोई भी स्टोरी 90 सेकंड से ज़्यादा नहीं होती। BBC और CNN में तो आज भी ये फॉलो होता है। वो लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी बात 90 सेकंड में नहीं समझा सकते तो आप 900 सेकंड में भी नहीं समझा सकते, ये कहा जाता है इसमें। खैर 12वीं फिर थोड़ा सिलसिला ऐसे ही ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो 12वीं मैंने पास की, तब तक बायोलॉजी के प्रति मेरी अरुचि हो गई थी। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान था। उसके बाद जैसा सब कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, मैंने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया। रुड़की, उस समय IIT नहीं थी, अब IIT रुड़की होगी। मैंने रुड़की क्लियर किया। नीचे की मेरे को पेपर एंड पल्प, मेटलर्जी और आर्किटेक्चर, ये 3 ब्रांच मिल रही थी। पेपर एंड पल्प का नाम मेरे बाप ने भी सुना था कभी। आर्किटेक्चर के नाम से मेरे से सीधी लकीर नहीं खींचती थी। और मेटलर्जी खानों में मैं जाना नहीं चाहता था, तो मैंने छोड़ दिया उसको। IIT का रिज़ल्ट आया तो मैंने IIT क्लियर किया। IIT में भी नीचे की पोजीशन थी, 2100 लड़के उस समय लिए जाने थे। मैं शायद 1800 या 1850 नंबर थे मेरे का नंबर था, 1850 रैंक था। तो मुझे कानपुर में MSc जियोलॉजी मिल रही थी। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि चले जाओ, पहले साल बहुत अच्छा करोगे तो अगले साल ब्रांच चेंज हो जाती है। लेकिन मन नहीं माना, मैं नहीं गया। फिर उस साल किया हुआ ये था कि मर्चेंट नेवी का पहले अलग से एग्ज़ाम हुआ करता था। उस साल पहली बार था कि मर्चेंट नेवी को IIT के साथ जोड़ दिया गया था, तो मैं मर्चेंट नेवी में चला गया। मैं मर्चेंट नेवी में भी मैंने नेविगेशन में गया। एक नेविगेशन होता है और एक दूसरा होता है उसके अंदर इंजीनियरिंग साइड होती है शिप के अंदर। लेकिन जो नेविगेशन में जो जाते हैं वो कैप्टन बनते हैं, वो शिप की कमांड करते हैं। और जो इंजीनियरिंग साइड में जाते हैं वो चीफ ऑफिसर तक होते हैं। तो मैं चला गया मर्चेंट नेवी में। ये बात है 64 में पैदाइश है मेरी, 82 में मैंने 12th का पास की थी। 83 में 19 साल का लड़का था मैं और मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे पिताजी फौज में रहे, मेरे चाचा फौज में रहे, किसी ने कभी कलम नहीं पकड़ी। मैं ज़िंदगी में अपने ख़ानदान में पहला शख्स हूँ जिसने कलम पकड़ी। कुछ कविता कहानी उस समय लिखनी शुरू कर दी थी। बड़ी ईमानदारी से कहूँगा मैं, आपको हो सकता है आपको लगे कि मैं उस समय जैसे आज के केजरीवाल है ना, उस समय वैसा केजरीवाल टाइप बनना चाह रहा था। मुझे लगता था कि मर्चेंट नेवी में बहुत पैसा है। वहाँ कहा जाता था कि बाद में, ये सब डायलॉग बात के हैं जो मुझे वहाँ जाके पता लगे, दरिया में जितना पानी उतना पैसा। एक हमारे सीनियर कहते थे दरिया में जितना पानी उतना पैसा। एक कहते थे कि दरिया सब सिखा देगी, एक बार आ जाओ बस, दरिया सब सिखा देगी। तो मैं ये सोच के गया कि मैं वहाँ जाऊँगा, खूब पैसा कमाऊँगा, एक मैगज़ीन शुरू करूँगा और फिर उसमें दबे कुचले वंचितों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं, नेताओं जैसी बात कर रहा हूँ ना मैं, उनके लिए मैं कुछ करूँगा। वाकई में गंभीरता से, आपके सामने मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सचमुच ऐसा 19 साल का मैं था, मैं ये सब सोचता था। मुझे ये नहीं पता था कि और तरीके से भी समाज की सेवा हो सकती है। मुझे ये नहीं पता था कि मर्चेंट नेवी में मुझे इतने साल काम करना पड़ेगा। और लोग मर्चेंट नेवी में जाते हैं ये सोच के कि पूरी दुनिया घूमेंगे
मर्चेंट नेवी में कहा भी जाता है कि 3 Ws दूसरों के मुकाबले आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सब बालिग हैं, सब 3 Ws यानी वाइन, वेल्थ और वुमेन, ये सब कहते हैं। तो मैं गया था यही सोच के पैसे के कि मैं वहाँ गया तो 1983-85 बैच का हूँ मैं। TS राजेंद्रा, ट्रेनिंग शिप राजेंद्रा, मतलब शिप थी उसका नाम राजेंद्रा था, TS राजेंद्रा। उससे पहले TS डफरिन हुआ करती थी। शिप नंबर मेरा 4876 था। अगर आप में से कोई किसी का कोई मर्चेंट नेवी में हो उस दौरान 83-85 में, तो सब लोग के नाम से मुझे अच्छी तरह सब जानते हैं वहाँ पे। 3-4 साल पहले की बात है कि हम मर्चेंट नेवी के पुराने दोस्त हम लोग दिल्ली में मिले साकेत होटल के अंदर, साकेत मॉल में एक बार के अंदर हम लोग बैठ के शराब पी रहे थे। तो थोड़ा अंधेरा मटियाला सा अंधेरा था, लेकिन उसके बावजूद जो बहरा आया वो मुझे पहचान गया। आमतौर पर लोग पहचान जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह थोड़ा, फिर वो अपने मैनेजर को पकड़ लाया। अब मैनेजर आके फिर सेल्फी लेने लगा, फिर हमारा 30% उसने डिस्काउंट कर दिया। तो मेरे दोस्तों ने कहा यार सब लोग, यार हम लोगों ने तो ना पैसा कमाया यार, तूने तो बड़ा नाम कमाया। तो अब मुझे ये नहीं मालूम कि पैसा कमाने बड़ी चीज़ है, नाम कमाना बड़ी चीज़ था, शोहरत कमाना या एक अच्छा इंसान बनना, ये सब बड़ा फिलोसफिकल चीज़ें हैं। खैर मैं मर्चेंट नेवी चला गया, वहाँ 1 साल मैं जहाज़ में रहा। समुंदर के अंदर हमारा जहाज़ होता था करीब 1.5 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल मतलब 1.7 किलोमीटर के आसपास होता है। महीने में एक बार शोर लीव मिलती थी, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, बाकी टाइम जहाज़ में बिताते थे। मुझे लेकिन जहाज़ की ज़िंदगी आज भी याद आती है। इतने साल हो गए, मैं तो 1-1.25 साल बाद छोड़ आया था मर्चेंट नेवी। छोड़ आया तो वो भी किस्सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी भी हम लोग दोस्त मिलते हैं तो सब कहते हैं यार जहाज़ बहुत अच्छा था यार। जहाज़ मतलब हमारा 6-7 मंजिला ऊंचा जहाज़ था, जिसमें पढ़ाने डेक था और क्लासेस लगती थी। ये सब बहुत अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती थी, अंग्रेज़ी नहीं बोलने पर नंबर कटते थे। OLQs कहते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। OLQs आपके होने चाहिए। जब मैं छोड़ के आया था मेरे -3 थे मैं अफसर बनने लायक नहीं था। सज़ा भी मिलती थी हिंदी बोलने पे। ये फ्रॉक जंप लगानी पड़ती थी, लगाइए फ्रॉक जंप, हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, और अच्छा खासा। और आप मैंने शुरू में मुझे पहली बार सज़ा मिली फ्रॉक जंप की। मैंने कहा आई सर, तो मैंने फटाफट फ्रॉक जंप यहाँ से लेके वहाँ तक लगा दी। और यूँ खड़ा हो गया सर, तो उसने बोला हमारा कैप्टन था, वो चिढ़ गया कि साला इतनी जल्दी कर दिया इसने। मैंने कहा बास्टर्ड, डू इट अगेन। बास्टर्ड तो बोलते थे, प्यार से बोल रहे हो ना कि पप्पू टाइप में से। 1-1.5 साल मैंने वहाँ गुजारा। इस बीच में आकाशवाणी बीच में जाता रहता था वहाँ पे। हमारे यहाँ शिप में भी ड्यूटीज़ लगती थी, ट्रेनिंग थी, शिप खड़ी हुई थी, स्टडी थी शिप, लेकिन चलती शिप में जब आप समुंदर के होंगे तो कैसी ज़िंदगी आपको गुजारनी है, वैसी वो वहाँ कैडेट्स को, हम लोग कैडेट्स कहलाते थे। हाँ, एक ही वो मर्चेंट नेवी के बारे में बता रहा था मुझे। वो जहाज़ इसलिए याद आता है, एक तो कोई ताला नहीं लगता था शिप में, कभी कोई ताला नहीं लगता, सब खुला। एक बंक्स थे, हम ऐसे सोते थे और बाथरूम खुले हुए थे सब। हम सब नंगे नहाया करते थे सब, और रोज़ शेव वेव करनी पड़ती थी। तो एक जो ब्रश लेके आता था वो शेव का है, इतना टाइम भी नहीं रहता था, वो उठाया ये मारा, तो एक में मतलब 10 लोग शेव कर लिया करते थे। कमरे सारे, कोई ताला वाला में, जैसे मैंने कहा कि कुछ नहीं रहता था। कॉमरेड शिप हुआ करती थी। शिप में सबसे अच्छी बात थी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि शिप मतलब आपको बहुत सिखाती है, जहाज बहुत सिखाता है। एक तो शी है शिप, ही नहीं है, माँ है, औरत है शिप। अभी भी आपने देखा होगा कि कोई नई शिप जब कील वो होती है जिसपे शिप जब तैयार होती है तो उस कील कहती है उसे। कील से वो जब समुंदर में लॉन्च की जाती है तो आपने देखा होगा क्योंकि कोई ना कोई महिला करती है। आप गौर से देखना, वो एडमिरल की वाइफ होगी, अगर एडमिरल की वाइफ नहीं है तो चीफ कोई दूसरे एडमिरल है या वाइस एडमिरल है, उसकी वाइफ होगी, तो किसी महिला के हाथ से कराते हैं।
तो शिप शी कहलाती, शी इज़ योर मदर। हमारे कैप्टन टक्कर थे, कहते शी इज़ योर मदर, ये माँ है। माँ की सफाई नहीं करोगे, माँ का ध्यान नहीं रखोगे, तो कल को समुंदर में तूफान आएगा, कुछ आएगा, तो माँ आपका ध्यान नहीं रखेगी। ये हमने बड़ी चीज़ मर्चेंट नेवी में मैंने बहुत बड़ी सीखी। सीढ़ियाँ जो हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, लैडर कह देते हैं, सीढ़ी कह देते हैं, वहाँ कैंपेनियन वे कहते थे। अब बताइए, कैंपेनियन ये साथी है, जो जहाँ है, जिस जगह चीज़ें होनी चाहिए उस जगह होनी चाहिए। अगर रोप, इतने मोटे मोटे रस्से होते थे, हाथ उठते नहीं थे, अगर आपने दरवाजे के आगे रस्सा रख दिया, कल को तूफान आ गया, बारिश, पानी घुस गया, तो आप दरवाज़ा कैसे खोलोगे, रोप फंसी होगी। बड़ा अनुशासन तो था ही, लेकिन अनुशासन के साथ साथ जहाज़ ने बहुत सिखाया। इसलिए मेरे को भी आज भी कभी कभी जहाज़ बहुत याद आता है। कभी कोई लगता है कि जहाज़, मतलब जहाज़ से बड़ा कुछ नहीं था। कुछ भावुक हो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बता रहा था जैसे ड्यूटी लगती थी क्वार्टर मास्टर और मैसेंजर की, 2 लड़के एक साथ ड्यूटी करते थे 6-6 घंटे की, 24 घंटे की ड्यूटी लगती थी। 6 घंटे की ड्यूटी, फिर आप आराम सो जाइए, फिर क्लासेस में जाइए, दिन भर क्लासेस लगती थी, उसके बाद फिर 6 घंटे की ड्यूटी। तो एक बार मैं, क्वार्टर मास्टर जो होता था वो, जैसे हाथ में हमारी ड्रेस होती थी, सफ़ेद निक्कर पहनते थे, सफ़ेद आधी वहाँ की शर्ट होती थी सफ़ेद, और मैसेंजर विज़ल होती थी। तो एक बार रात की ड्यूटी मैं कर रहा था, तो मेरे साथ जो, मैं क्वार्टर मास्टर था, वो मैसेंजर था, एक दूसरा कैडेट। तो उसकी तबीयत कुछ थी, मैंने उसको कह दिया कि सो जा। तो मैं ब्रिज डेक पे चला गया। शिप में डेक कहलाते हैं अलग अलग। ब्रिज डेक यहाँ से, जहाँ से सबसे ऊंचा वाला डेक आप समझ लीजिए, जहाँ से आपने अगर जहाज़ देखा होगा, एक शीशे का रहता है, शीशे पे पायलट रहता है, और एक व्हील होती है, उसके हाथ में व्हील ऐसे ऐसे कर रहा होता है, और जहाज़ आगे बढ़ रहा होता है। तो वहाँ पर मैं बैठ के सोच रहा था, और ताज होटल की लाइटें दिखती थी हमारी शिप से। तो मैं सोच रहा था कि 5 साल बाद मैं क्या करूँगा, मैं क्या होऊंगा 5 साल बाद। तो मैंने जवाब दिया खुद को कि मैं 5 साल बाद शायद पूरी दुनिया घूम चुका होऊंगा, नहीं तो आधे से ज़्यादा देश, 90-100 देश घूम चुका होऊंगा। मेरे पास इतना पैसा होगा, इतने तरह की मैं शराब पी चुका होगा, इतनी तरह अलग अलग देशों में इतनी महिलाओं को मैं भोग चुका होऊंगा। कह रहा हूँ मैं, सब यही सोचते थे उस समय। तो मैंने कहा फिर 10 साल बाद मैं क्या करूँगा। 10 साल बाद मैं पूरी दुनिया 2 बार घूम चुका हूँ, मेरे पास पैसा दोगुना हो चुका होगा, और अगर मैंने हल्की सी बेईमानी कर ली तो शिप में, बाप रे बाप, मर्चेंट नेवी में अथाह पैसा है, अथाह, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कितना पैसा है। तो सब स्मगलिंग का, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको स्मगलर से ऐसे कहना कि मैंने कुछ नहीं देखा। और कैप्टन कहते थे कि कभी इस तरह की कुछ चीज़ हो शिप में, जो ये जो छोटे स्तर के जो कारपेंटर होते हैं, पेंट्री वाले होते हैं, ये सब उनकी बहुत मदद करते हैं। कैप्टन भी मदद करता होगा, मैं नहीं मानता कि नहीं करता होगा, हो सकता है वो कैप्टन अपने आप को बचा रहा हो, लेकिन वो कहता था कि जैसे ये लोग ये करते हैं, ये स्मगलिंग वगैरह, तो तुमने अगर कुछ देख लिया तो यूँ आंखें बंद करके कहना कि मैं आई हैवंट सीन एनीथिंग, आई हैवंट सीन एनीथिंग, आई हैवंट सीन एनीथिंग, ऐसे करके चले जाना तू, अगर जान बचानी है तो। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँगा, अब मैं कट करता हूँ। फिर मैं आ गया छोड़ के मर्चेंट नेवी। उसी दिन, मतलब उसके कुछ दिनों बाद मैंने बहाना लगाया और मैं भाग गया शिप छोड़ के। सामान वामान उठाया मैंने, किताबें अपनी बेची सब, और मैं भाग आया आगरा में। उस समय हमारे पिताजी की ट्रांसफ़र आगरा हुआ था, आगरा हो गई थी। आगरा आया तो पिताजी ने लात मार के भगा दिया। मैं जयपुर आ गया अकेला, क्योंकि जयपुर में मैं पढ़ा था। तो यहाँ अकेला एक कमरा लेके रहा। यार दोस्त थे, कुछ यार दोस्त हैं मेरे कॉमन जो थे, तेज अच्छी तरह जानता है। तो मेरा घर एक तरह से सिगरेट का, शराब का अड्डा टाइप बन चुका था उस समय। लेकिन फिर मदर आ गई कुछ महीने बाद, तो सब ठीक हुआ। तो फिर मैंने नए सिरे से, क्योंकि मैं 12th पास करके गया था,
और मर्चेंट नेवी के अंदर कोई डिग्री होती नहीं है उस रूप में, अभी तक भी कोई डिग्री नहीं मिली। एनडीए के जो लड़के जाते हैं, एनडीए वालों को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी डिग्री देता है। आपने कई बार देखा होगा ना कि उसमें लगाता है कि जेएनयू से पास आउट, तो बड़े बड़े पत्रकार भी धोखा खा जाते हैं कि जेएनयू से पास आउट मतलब जेएनयू डिग्री मानक डिग्री टाइप प्रोवाइड करता है। तो मर्चेंट नेवी वालों के लिए हम लोगों ने भी उस समय कहा था, तो हमसे कहा गया कि तुम लोग करते क्या हो, रस्सियाँ बांधते हो, रस्सियाँ खोलते हो, और काम क्या है तुम्हारा, ये हम लोगों से कहा गया था। तो खैर उसके बाद मैंने साइंस छोड़ दी, साइंस लेने का कोई मतलब भी नहीं था वो। फिर मैंने आर्ट्स से प्राइवेट हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस शायद मैंने प्राइवेट वो किया। नवभारत टाइम्स के लिए फ्रीलांसिंग की, अभी बात हो रही थी, आकाशवाणी में जाके युगवाणी में काम किया, 30 रुपये मिलते थे एक बार के। और रोलिंग माइक्रोफोन एक प्रोग्राम होता था आकाशवाणी में, जिसमें आपको माइक्रोफोन दे देते थे, आप बाहर जाकर लोगों के इंटरव्यू वगैरह करते थे, वो सब किया। हिंदी में मैंने एमए किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, एमफिल की मैंने हिंदी में राजस्थान यूनिवर्सिटी से। मैं टॉपर रहा एमफिल में, और एक दिन भी क्लास में नहीं गया। हाँ, उससे पहले मैं जयपुर दूरदर्शन में 85 रुपये रोज़ पे नौकरी करने लगा था, महीने में 10 दिन प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में। न्यूज़ नेशन चैनल अगर आप देखते हैं, उसमें संजय कुलश्रेष्ठ उसके एडिटर है, वो भी मेरे साथ था। संजय कुलश्रेष्ठ आज बहुत अच्छी फ़ोटो खींचता था, मेरी बहुत फ़ोटो खींची हमने। एक डॉक्टर वर्ठे होते थे उस समय, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी फटी, डॉक्टर सत्यनारायण की कहानी, फटी जेब से एक दिन, आपने पढ़ी होगी। तो फटी जेब से एक दिन पर एक टेलीफिल्म बनी थी, उसमें हीरो की भूमिका मैंने की थी। तो वो मैं नवभारत टाइम्स जाता रहता था, तो उन्होंने एक दिन मुझे, विजय त्रिवेदी ने पकड़ा, मुझसे कहा कि यार तुम चाहते क्या हो, करते क्या, करना क्या चाहते हो। मतलब उस समय यही था कि साइकिल होती थी, एक झोला होता था, झोले में कुछ कविताएं होती थी, एक डायरी होती थी, उसमें कुछ कविताएं होती थी, और क्रांतिकारी विचार होते थे, और नुक्कड़ नाटक करते थे। हमने यहाँ 90 में जो दंगे हुए थे जयपुर में, 89 में, उस पर हमने सफदर हाशमी क्या, अलीगढ़ के दंगों पर सफदर हाशमी ने एक नुक्कड़ नाटक लिखा था, तालों में ताले, अलीगढ़ के ताले। तो उसको हमने जयपुर में कन्वर्ट कर लिया था कि हीरो में हीरो, जयपुर के हीरे। और आप जानते होंगे शायद रामनिवास बाग का जो नुक्कड़ है, उसको हाँ हाशमी, सफदर हाशमी नुक्कड़ नाम दे दिया गया था। और उसमें मैंने हर तरह का रोल मैंने भी किया था, जो भी है। ज़िंदगी मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, लेकिन एक टेलीफिल्म मेरे खाते में है और इस तरह का रोल मेरे खाते में। खैर, विजय त्रिवेदी ने कहा यार ऐसे काम नहीं चलने वाला, अगर नौकरी करनी है तो टीआरएफ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर मैं टीआरएफ में, टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन, दिल्ली चला गया। वहाँ जब इंटरव्यू हुआ तो एसपी सिंह इंटरव्यू में बैठे थे, सुरेंद्र प्रताप सिंह जो। तो एसपी सिंह ने मुझसे कहा, सुनिएगा बड़े गौर से, तो एसपी सिंह ने मुझसे कहा कि मर्चेंट नेवी की नौकरी क्यों छोड़ दी, अच्छी वाली नौकरी थी, क्यों छोड़ दी तुमने, और यहाँ कहाँ चले आए बोले राजस्थान, क्यों चले आना चाहते। मैंने कहा साहब समुंदर में ना जड़ें नहीं होती, मैंने ये कहा उनको कि समुंदर में जड़ें नहीं होती। तो एसपी ने कहा हंसते हुए, तो यहाँ रहोगे तो क्या हमारी जड़ें खोद डालोगे। तो मैंने कहा मौका मिला तो खोद डालूंगा। एसपी ने कहा ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, जाना मत, रुक के जाना, देख के जाना, लिस्ट देख के जाना। तो समझ गया कि मेरा हो चुका है। तो एक डायलॉग आपकी ज़िंदगी बदल देता है। खैर उसके बाद ज़िंदगी मिस चांस की और अपॉर्चुनिटीज़ मिस करने की ज़्यादा रही मेरी। वो ऐसे रही कि मैं 3 साल दूरदर्शन में काम कर चुका था, टेलीविज़न नया नया आया था देश में, टेलीविज़न को मैं बहुत अच्छी तरह समझता था। 10 दरियागंज जहाँ हमारी ट्रेनिंग टीआरएफ की होती थी पत्रकार के रूप में, उसी के एक फ्लोर नीचे विनोद दुआ के नेतृत्व में टाइम्स नाउ शुरू हुआ था, टाइम्स टीवी शुरू हुआ था। एक दिन मुझे विनोद दुआ ने देख लिया, हमारी बात हुई, तो विनोद दुआ ने मुझसे कहा अरे यार वहाँ क्यों समय बर्बाद करे, को मेरे पास आ जाओ यहाँ पे। अब 500 रुपये स्टाइपेंड मिलता था वहाँ पे, उससे कहीं ज़्यादा तो 5-6 हज़ार रुपये तो शायद मुझे दे ही देते वो उस समय। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1990 की, 6-7 8 जो भी देते, मुझे चले जाना चाहिए था। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, ये कर। उनका छोड़ो चलो तुम अपने हिसाब से देख लो। तो एक चांस मैंने वो खोया।
दूसरा चांस जब टीआरएफ पूरा हुआ तो हम 10, 12, 15 लड़कों का जो बैच था, तो हमारे कोच डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि विजय, तुमको और एक और लड़के को, 2 को हम दिल्ली रखना चाहते हैं, बाकियों को हम बाहर आउट स्टेशन भेजेंगे। तो मेरी मानो दिल्ली में रहो, दिल्ली में आगे बढ़ने के, तरक्की करने के बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो जयपुर जाऊंगा। जयपुर में मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत जयपुर में की है और मैं जयपुर से ही शुरू करना चाहता हूँ। तो उनका देख लूँ। तो खैर फिर मैं जयपुर चला आया। जयपुर में मैंने 5 साल नवभारत टाइम्स में काम किया। सब एडिटर था मैं। मेरा काम पेज 3 पे था, पेज 3 का काम था, लेकिन रिपोर्टिंग करने की भी बड़ी इच्छा होती थी। तो मैंने पूरे 5 साल बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो किस्मत साथ देती है, कुछ लोग होते हैं गोल्डन स्पून पैदा होते हैं। हम लोग ऐसे नहीं रहे, हमें तो पल पल परीक्षा देनी पड़ी, हर पल अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। इस दौर में भी गुजरना पड़ रहा है, जबकि रिटायरमेंट की उम्र आ गई तब भी अग्नि परीक्षाएँ देनी पड़ रही हैं। तो खैर मैं सुबह 10 बजे चला जाता था नवभारत टाइम्स। ईश मधु तलवार साहब हमारे चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे। वो रिपोर्टर की क्लास लेते थे, मैं बैठा रहता था वहीं पे। कोई रिपोर्टर छुट्टी पे है और उसकी बीट की कोई स्टोरी है जो इम्पोर्टेंट है, तो वो मुझे तलवार साहब दे दिया करते थे कि ठीक है तुम कर लो जाके, या तुम ये कर लो, आज तुम ये कर लो। तो मैं सुबह से 10 बजे चला जाता था। 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रिपोर्टिंग का काम और ये सब करता था। 6 बजे से डेस्क पे, जिसके लिए मुझे रखा गया था पेज 3 के लिए, वहाँ मेरी नौकरी शुरू होती थी। रात के 11 बजे तक काम होता था। घर आते आते 12-1 बजते थे। 1-1:30 बजे मैं सोता था, सुबह फिर उठता था और फिर 10 बजे वहीं ऑफिस पहुंच जाता था। 5 साल, आप यकीन मान के चलिए 5 साल मैंने इस तरह गुजारे। बीच में था कि कुछ लोगों को, कुछ सब एडिटर्स को रिपोर्टर बना देंगे। मैं बहुत उत्साहित था, मुझे लगा कि मेरा नाम तो आ ही जाएगा। विजय भास्कर हमारे एडिटर हुआ करते थे, आजकल शायद कहीं बिहार में है कहीं, या रिटायर हो गए मालूम नहीं। तो मुझे नहीं बनाया। विजय त्रिवेदी विशेष संवाददाता बनना चाहते थे, उनको विशेष संवाददाता नहीं बनाया। तो विजय त्रिवेदी ने 1 महीने की छुट्टी ले ली। उसके बाद वो नौकरी वोकरी छोड़ दी। टाइम्स को विनोद दुआ के साथ परख में चले गए और ये सब हुआ। मैंने ऐलान किया ऑफिस में, मैंने कहा अगले 1 हफ्ते तक रोज़ खबर दूंगा, रोज़ देखना पहली खबर में, पहले पन्ने में वो खबर छपे, ऐसी खबर दूंगा, रोज़ 1 हफ्ते बाईलाइन लूँगा। ये काम है। पहले दिन तो संपादक को पता नहीं लगा, दूसरे दिन पता नहीं लगा, तीसरे दिन संपादक को पता लग ही गया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या पाया, ये सब क्या, माफ़ करना है कि ये सब क्या है। तो मैंने कहा था मैं तो, मुझे क्यों नहीं बनाया आपने, मेरी काबिलियत पे आपने यकीन नहीं किया, तो मैं आपको अपनी काबिलियत बता रहा हूँ मैं, और मैं आपको मजबूर करूँगा, मैं ऐसी खबर दूंगा आपको पहले पेज पे छापनी ही पड़ेगी। 6 दिन लगातार मेरी पहले पेज पे खबर छपी। 7वें दिन मेरे पास कोई खबर नहीं थी। अनिल लोढ़ा हमारे ये यूनिवर्सिटी और देखते थे, मैं उदास सा शाम को बैठा था, तो उन्होंने कहा कि क्यों, पूरे दफ्तर में पता लग गया था कि विजय विद्रोही ये काम कर रहा। तो अनिल जी ने मुझसे कहा क्यों, आज कुछ नहीं है क्या? मैंने कहा ना आज नहीं है। तो कहा कि अच्छा वो जौहर कला केंद्र की एक खबर है, मैं देता हूँ। तो उन्होंने एक खबर दी तो वो भी पहले पन्ने पे छपी। खैर प्रमोशन फिर भी नहीं हुआ मेरा, उल्टे संपादक से संबंध और ज़्यादा मीठे हो गए जो हो जाने चाहिए थे। खैर 1995 तक, 5 साल तक ये सिलसिला चला। 95 के अंदर आज तक स्टार्ट हुआ। कमर वहीद नकवी साहब एडिटर थे हमारे यहाँ, वही चले गए थे, और एचपी सिंह भी आज तक में चले गए थे। आज तक उस समय दूरदर्शन पर आता था, 20 मिनट का एक प्रोग्राम हुआ करता था। तो मैं उस समय आजिज़ आ चुका था इस 5 साल की पत्रकारिता से। मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मर्चेंट नेवी जिस वजह से मैंने छोड़ी थी, तो मुझे लगा वही वजह अब है। तो एनजीओज़ में जो स्वयंसेवी संगठन है उनसे मेरा अच्छा तारुफ तब हो गया था। उन लोगों की मैं खबरें भी बहुत किया करता था। तो संजय थे,
उरमूल के संजय, जिनको आतंकवादियों ने मार दिया था गुवाहाटी में, वो असम साइड में। खैर उन्होंने एक मुझे बुलाया अहमदाबाद, और उन्होंने कहा कि हम एक चरखा, एक एनजीओ शुरू करना चाहते हैं, चरखा, जो अल्टरनेट जर्नलिज्म का काम करेगी। क्योंकि होता यह है कि केरल में मछुआरे कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसकी खबर आपको राजस्थान पत्रिका में नहीं दिखेगी, और मान लीजिए जैसलमेर में मजदूर हड़ताल पर हैं, उसकी खबर आपको केरल के अखबार में नहीं मिलेगी। तो क्यों ना एक ऐसी, एक चरखा के नाम से एक एनजीओ शुरू की जाए जिसमें खबरें हम देंगे, कैप्सूल बना के हम देंगे। और उस समय टीवी चैनल तो हुआ नहीं करते थे, एक जी होता था, दूरदर्शन होता था, और दूरदर्शन को भी हम लोग देंगे। तो संजय घोष से ने कहा कि ये करते हैं, तो मैं तैयार हो गया। कहा कि 2 अक्टूबर 1995 को हम लॉन्च करेंगे, चंडीगढ़ से इसको लॉन्च करेंगे। उस समय रजनी बख्शी जो बहुत लिखती थी उस समय, और कुछ और थे, वो जुड़ रहे थे। तो मैं भी बहुत खुश था कि मैं ये सब जंजालों से मुक्ति पा रहा हूँ और मैं कुछ ढंग का काम करूँगा, जो मैं करना भी चाहता था। इस बीच मेरी शादी हो चुकी थी, पत्नी नौकरी करती थी, तो खाने पीने का टेंशन उस रूप में नहीं था, और पत्नी भी सहमत थी कि जो चाहो करो। या पत्नी को लगा हुआ कि एनजीओ में काम करेगा और देर तक घर से बाहर रहेगा तो चैन मिलेगा थोड़ा। ये बात है अप्रैल 95 की, जब हम लोगों की मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में। मई या जून में आज तक स्टार्ट हुआ। तो एसपी सिंह उसके एडिटर बनाए गए। मुझे एसपी सिंह का एक दिन रात को नकवी जी का फ़ोन आया कि भाई कल आ जाओ, एसपी मिलना चाह रहे हैं। उस समय, उस दौरान मैं यूनिसेफ के लिए कुछ फिल्में भी बनाने का काम मैंने किया था राजस्थान में ही। तो मैं अगले दिन एसपी सिंह से मिलने दिल्ली गया। तो एसपी ने मुझसे कहा कि भाई देखो, जयपुर में हमारा ना पॉलिटिकल ज़्यादा रहेगा, आज तक है पॉलिटिकल ज़्यादा रहेगा, तो राजस्थान में तो इतनी पॉलिटिकल खबरें वबरें मिलने वाली नहीं है, तो हम ना तुमको स्टाफर नहीं बनाएंगे, तुमको ना हम स्टिंगर रखेंगे। मैंने कहा बस सर, मैं भी यही चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम ये क्यों चाहते हो? मैंने कहा मैं चरखा से जुड़ रहा हूँ, 2 अक्टूबर से ऐसे है, संजय घोष से मेरी बात हो गई है, रजनी बख्शी ज्वाइन कर रही है, फलाना ढिमका ये सब है, हम लोग ना चरखा शुरू कर रहे हैं, तो मैं स्टिंगर रहूँगा, बीच बीच में मेरे को कुछ पैसे भी मिल जाए करेंगे, क्योंकि वहाँ चरखा में तो कुछ पैसे उस रूप में संजय घोष ने कहा था कि शुरुआत के 2 साल तो मतलब मैं कहीं से फंड लाऊँगा, लेकिन मुश्किल है। वो आश्वासन दिया था कि विदेश से कहीं से फंडिंग हो जाएगी इसकी, लेकिन पहले 6-8 महीने कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा, तब फंडिंग हो पाएगी उसकी। तो फिर एसपी सिंह ने कहा अच्छा ऐसा है। फिर एसपी सिंह ने कहा चलो फिर ऐसा करो, तुमको ना स्टाफर बना देते हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन वो सब, उन्होंने कहा नहीं, रजनी बख्शी से मैं बात कर लूँगा, तुम्हारे कुछ बाल सफ़ेद हो जाए। उस समय मेरे पूरे बाल काले हुआ करते थे, और मेरे कुछ बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो जाए, तो हम दोनों चलेंगे एनजीओ में। अभी फ़िलहाल फिर तुम स्टाफर बन जाओ। तो ऐसे कह के मैं स्टाफर बन गया। 1995 से 2007 तक मैं रहा ब्यूरो के अंदर। मैंने काम किया, पूरे राजस्थान को कवर किया, बहुत स्टोरीज़ की, अलग अलग तरह की स्टोरीज़ की। भैरव सिंह से रिश्ते बीच में ऐसे हुए, फिर वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत की मैंने सरकार देखी। अशोक गहलोत जब विपक्ष में थे तब हमारी उनकी कैसी दोस्ती थी, सत्ता पक्ष में होने के बाद कैसी दोस्ती और प्रगाढ़ रूप लेती चली गई। आप समझ गए प्रगाढ़ शब्द का मतलब क्या होता है। भैरव सिंह के टाइम जो ग्रीन हाउस बना रखा था उसमें मेरी एंट्री बंद थी, मुझे जाने ही नहीं देते थे। अशोक गहलोत ने भी 2 साल बाद वही किया, एंट्री बंद होगी मेरी वहाँ, क्योंकि खबर करते थे। तो फिर वसुंधरा राजे विपक्ष में थी, वसुंधरा से बहुत अच्छी दोस्त थी। फिर वसुंधरा मुख्यमंत्री बन गई, फिर उनसे संबंध बहुत अच्छे हो गए, बहुत ही ज़्यादा मीठे हो गए। तो मैंने इतना उतार चढ़ाव देखे पॉलिटिशियंस के, मुख्यमंत्रियों को सत्ता में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए, और आज भी देखता हूँ मैं। आपको एक दो किस्से, अगर मैं लंबा तो नहीं हो रहा, मैं 1-2 किस्से छोटे छोटे सुनाता हूँ आपको। 12 में भूख से मौतें हुई थी बहुत सी। वसुंधरा राजे विपक्ष में थी, कोई चैनल नहीं गया। वसुंधरा गई वहाँ पे 12 में भूख से मौतें वालों से मिलने, कोई चैनल नहीं गया। एनडीटीवी भी होता था, जी भी होता था, और हम आज तक में भी हम लोग गए। हमने स्टोरी की, 3 स्टोरी की लगातार। वो स्टोरी 12 घंटे, 24 घंटे के लिए एक स्टोरी लगती थी, फिर उतरती थी, फिर दूसरी लगती थी, फिर तीसरी लगती थी, यानी 72 घंटे स्टोरी ऑन एयर थी।
उसके कुछ दिनों बाद अशोक गहलोत ने सुबह सुबह घर पे पत्रकारों को लंच दिया, लंच पे बुलाया, मैं भी गया। तो मुझे ऐसे कोने में ले गए और मुझसे कहने लगे, यार तू ना रिश्ते नहीं समझता, फलाना नहीं समझता। तो मैंने कहा था मैं आपके पेरोल पे काम नहीं करता, अरुण पुरी मेरा मालिक है, मैं आपके पेरोल पे काम नहीं करता हूँ मैं। और भूख से मौतें होंगी तो क्यों नहीं मैं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा तो दूसरे चैनल जाएंगे। नहीं दूसरे, तुम पहले गए, तुम नहीं जाते ना, आज तक नहीं जाता तो कोई और चैनल भी नहीं जाता। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। उस दिन के बाद मेरा एंट्री बंद हो गई। तब तक वसुंधरा से बहुत अच्छे संबंध थे, रोज फोन होते थे। और जैसे ही वसुंधरा राजे की सरकार बनी, वसुंधरा के खिलाफ एक स्टोरी कर दी तो फोन आ गया, नो विजय, हाउ कैन यू डू ए स्टोरी अगेंस्ट मी। मैंने कहा मैडम अब अगले 5 साल आप ही के खिलाफ स्टोरीज होंगी। अब आप विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता में हैं, अगले 5 साल आप ही के खिलाफ हो रही है। मेरी शिकायत कर दी अरुण पुरी से, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी से, लाल कृष्ण आडवाणी से, सबसे, किसको हटाओ यहाँ से। ये बात मुझे प्रभु चावला ने कही, जो एक सीधी बात करने आए थे यहाँ पर, उन्होंने बताया मुझे। तो खैर अब तो अभी जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी फलाना ढिमका करती है, तो हम तो भुगतभोगी हैं। दिल्ली के पत्रकार अब भुगत रहे हैं बीजेपी को, हम तो उससे पहले ही कांग्रेस को ही भुगत चुके और बीजेपी वालों को भी यहाँ भुगत चुके। लेकिन हम अपनी पत्रकारिता करते रहे। हमारे खिलाफ कोई जांच करा ले, कोई चवन्नी खाई हो तो वो बता दे, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाया हो तो बता दे। आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। भैरव सिंह जी के टाइम तो भैरव सिंह जी के वो जो एक बॉडीगार्ड था साथ, उसने मुझसे कहा आपके दफ्तर की ना 6 सीढ़ियाँ हैं। मैंने कहा यार मैंने नहीं गिनी यार आज तक, तूने जाके सीढ़ी भी गिन ली। तो मतलब यहाँ तक अब मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उस चक्कर में नहीं जाना चाहता, वो शायद विषय भी नहीं है आज का हमारा। लेकिन विषय ये है कि मैंने उसके बीच में अपने लिए एक रास्ता निकाला। मैं चाहता तो इधर भी झुक सकता था, मैं चाहता तो इधर भी झुक सकता था, मैं चाहता तो यहाँ भी खूब सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकता था, यहाँ भी खूब सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकता था। 56 साल की उम्र में मैं भी किसी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का वीसी हो सकता था, कहीं सूचना आयुक्त हो सकता था। जो हो गए उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं भी हो सकता था, लेकिन हम कहीं नहीं है। हमें ये काबिलियत किसी को दिखती भी नहीं है, हम क्या करें। खैर उस दौरान आज तक में रहते हुए एक अच्छा काम ये हुआ कि मेघदूत एक सीरीज की थी मैंने, बादलों का पीछा किया था। मैं हिंदुस्तान का पहला पत्रकार हूँ, बड़े गर्व से कहता हूँ, जिसने बादलों का पीछा किया पूरे हिंदुस्तान भर में 52 दिन लगातार। तो वो मेघदूत सीरीज बड़ी हिट हुई थी। 2-3 चीज़ें और हैं जो पत्रकारिता में रहते हुए मुझे लगता है कि मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैं पत्रकारिता में रहा। मैं 2-3 चीज़ों से जुड़ा रहा सक्रिय रूप से। एक अरुणा राय के साथ सूचना के अधिकार को लेकर 1990-92 में जन सुनवाइयों का दौर अरुणा राय ने राजसमंद में शुरू किया था। फिर कमर वही नकवी हमारे एडिटर बन के आ गए। तो एक ऐसी ही जन सुनवाई में कविता श्रीवास्तव, आप जानते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग चल रहे हैं विजय, तुम चलना चाहोगे क्या। मैंने कमर वही नकवी हमारे संपादक जी से पूछा मैं चला जाऊँ क्या। तो उन्होंने कहा आने जाने का किराया नहीं देंगे। मैंने कहा छाप तो दोगे कि हाँ छाप दूंगा। मैंने कहा ठीक है छाप देना। तो एक जीप थी, खुली जीप थी, ठंड के दिन थे, हम सब ठंड में ठिठुरते वहाँ गए थे स्टोरी करने। तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा। मैंने ही, औरों ने भी राय दी होगी, लेकिन मैंने भी अरुणा को बाद में राय दी कि बहुत हुआ राजसमंद, अब जयपुर में धरना प्रदर्शन शुरू करो, थोड़ा इसको विस्तार देना शुरू करना चाहिए। ब्यावर में जब धरना हुआ था जिसमें प्रभाष जोशी और अरुंधति घोष सबको बुलाया गया था, उसके बाद बोट क्लब दिल्ली में जाने का भी एक औरों की तरह मैंने भी ये एक तरह से उनको सुझाव दिया था। तो उस आंदोलन से मैं जुड़ा रहा। भवरी देवी रेप केस हुआ जिसमें कविता वगैरह ने बहुत काम किया, उस रेप केस में मैं जुड़ा रहा। और नवभारत टाइम्स की सबसे अच्छी बात थी कि नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर क्राइम रिपोर्टर थे देवेंद्र शास्त्री, उनकी एक खबर छपती थी आरोपियों के पक्ष में, गुजरों के पक्ष में, पायलट के थ्रू फलाना ढिमका जो भी था है। और एक खबर मेरी छपती थी महिला संगठनों के पक्ष में कि आज जाजम की, आज फलाना की, आज ये बैठक की, और एक ही अखबार में छपती थी और दोनों अगल बगल छपती थी खबरें। तो उस आंदोलन में जुड़ा रहा जिसमें कामकाजी महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण वाला विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया, आप सब जानते हैं। फिर PUCL कविता श्रीवास्तव वगैरह ने एक मामला उठाया मिड डे मील को लेकर,
कि मिड डे मील में हॉट कुक्ड मील दिया जाना चाहिए। उस समय चल रहा था कि बिस्किट और कुछ पकड़ा दिया जाए ऐसा, इसमें बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और सब कंपनियों की लाखों करोड़ों की कमाई होती है इसमें। तो हॉट कुक मील के लिए ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गए, मैं लगातार इनके पक्ष में लिखता रहा, जो भी जैसे भी थोड़ी सी खबर आती कुछ आती तो मैं लिखता रहा। तो मुझे बड़ा गर्व है अपने ऊपर कि कम से कम ऐसे 3 बड़े आंदोलनों के साथ, 3 बड़ी चीज़ों के साथ मैं जुड़ा रहा। और मैं दावा करता हूँ कि शायद और कोई पत्रकारों में से कम पत्रकार होंगे जिन्होंने इस तरह से ये जुड़ाव उनका रहा और एक सिलसिला बनाया, एक स्टोरी को नहीं कि एक स्टोरी है बस आज की कल को छोड़ दो। अब उसके बाद स्टार न्यूज़ गया मैं 2007 में, और अभी तक स्टार न्यूज़, अब एबीपी न्यूज़ हो गया है, अभी तक एबीपी न्यूज़ में हूँ। और बस यही छोटी सी मेरा करियर है। बस एक आध किस्से छोटे छोटे सुना देता हूँ आपको, जो बड़े पत्रकारिता में बड़े मज़ेदार किस्से होते हैं। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत बाली से उपचुनाव लड़ रहे थे, तो बड़ी बात थी भी मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो एक अमृत नाम के एक सज्जन थे, दुबले पतले से बिल्कुल, संघ से जुड़े हुए थे। वो पता नहीं किस बात पे खिलाफ हो गए, वो भैरव सिंह के खिलाफ खड़े हो गए और उनकी जो चुनाव चिन्ह था वो सेब था, तो सेब की माला उन लोगों को पहनाते थे। तो मैं उनका इंटरव्यू करने लगा, आज तक में मैं था, तो अमृत जी ने मुझसे कहा ये जी मैं सेब की माला पहन लूँ, मेरा चुनाव चिन्ह भी आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल पहन लीजिए। तो पहन लिया गया सेब का, पतला दुबला सा शख्स और सेब की माला। एक एक सेब कम से कम 8-10 सेब होंगे, एक एक सेब 200 ग्राम का होगा, करीब 1-1.5 किलो। तो इंटरव्यू थोड़ा लंबा चला, बीच में कहा रुको रुको, मैंने कहा क्या हुआ, गर्दन दर्द कर रही है ये उतार दूँ क्या है? मैंने कहा यार चुनाव चिन्ह संभाला नहीं जा रहा चुनाव चिन्ह संभाला नहीं जा रहा अपनी विधानसभा को क्या संभालोगे यार। तो ऐसे करके हल्के फुल्के मजाक होते रहते थे। लेकिन फिर मैं पत्रकारिता मतलब मर्चेंट नेवी पे आता हूँ कि मेरे दोस्त हैं, सब हैं, वो हैं, उन्होंने पैसा वैसा बहुत बनाया। बॉम्बे में सी फेसिंग फ्लैट और ये फ्लैट और फलाना ढिमका, अच्छी वाली शराब पीते हैं जो हम साल में कभी कभी पीते हैं, वो रोज़ पीते हैं। लेकिन अब लोग मिलते हैं, लोगों के हम काम आते हैं, लोग कुछ काम हमारे ज़रिए हो जाते हैं, कुछ हमारी पहचान के ज़रिए हो जाते हैं, वो फिर धन्यवाद देने आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो बड़ी खुशी सी मिलती है, बड़ी ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ किया है। मैं तो ये चाहूँगा कि 56 साल का मैं हो गया, कंपनी तो पता नहीं कब रिटायर कर दे। लेकिन एक और चीज़, हाँ एक और बड़ी चीज़ जो मैं बताना, कभी भी आप सब मतलब मेरी उम्र के हैं और किसी को करियर नहीं बनाना, सबके करियर मेरी तरह या तो चौपट हो चुके या चौपट होने वाले हैं। लेकिन मतलब कोई आप अपने बच्चों से ज़रूर मेरे माध्यम से ये बात कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ बदलना है, वक्त के साथ नहीं बदलना है कि वक्त कमीनों का आ गया तो हमें भी कमीना हो जाना है। लेकिन टेक्नोलॉजी को हमेशा, नई टेक्नोलॉजी को हमेशा सीखते रहना है। हम नवभारत टाइम्स में थे जब वो कंप्यूटर शुरू हुआ था, तो वो यूनियन थी, यूनियन ने लड़ाई वड़ाई कर दी थी, फलाना ढिमका हो गया था। लेकिन अब सब जानते हैं कंप्यूटर का, आप जानते हैं उस समय कंप्यूटर का तो बीजेपी ने कितना भारी विरोध किया था। तो अब जैसे डिजिटल है, तो मैं डिजिटल में गया, हमारे ही चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, 1-1.5 साल पहले हमने एबीपी अनकट शुरू किया, तो कोई तैयार नहीं हुआ, कोई रिपोर्टर, कोई आदमी तैयार नहीं हुआ, यार पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैंने अपनी सीनियरिटी सब कुछ दाव पे लगाया, मैंने कहा चलो मैं करके देखता हूँ। शुरू में अनकट हम करते थे, एबीपी अनकट, अभी भी मैं करता हूँ अनकट। तो 200 लोग, 300 लाइक्स, 400 लाइक्स, 600 लाइक्स होते थे। हम लगातार करते रहे, उसमें कुछ और जोड़ता रहा, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहा, और 6-8 महीने बाद वही हमारे लाइक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, मेरे कुछ मतलब अनकट तो 4 मिलियन, 10 मिलियन तक पहुँचे हैं। तो आपको रिजिड नहीं रहना, और आपको टेक्नोलॉजी जो बदलती है, उस टेक्नोलॉजी का आप साथ नहीं दोगे तो आप कैसे जियोगे। अब कुछ साल पहले तक, अब मोबाइल, अभी भी वैसे इतना मतलब टेक्नो से ही मैं नहीं हूँ, अभी भी बच्चे भैया आप नया मोबाइल खरीदे हैं, क्या करते हैं आप, बेटा बेटी को दे देते हैं,
कि बेटा इसमें क्या करना है, और वो बेटा चाहे 5 साल का हो, मतलब 5वीं क्लास में पढ़ता हो, 8वीं में पढ़ता हो, 10वीं में पढ़ता हो, वो ठक 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 ठक, क्या पापा ये भी नहीं आता, ये इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ऐप ऐसे डाउनलोड करते हैं, ये करते हैं। मैं भी अपनी बेटी से अभी भी सीखता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, लेकिन फिर मैं एक डायरी में लिखता रहता हूँ कि ना पहले ये आएगा, फिर ना वो पोस्ट लिखा हुआ आएगा, फिर पोस्ट दबा देना है, फिर ना ये आएगा, फिर ये दबा देना है, फिर ये दबा देना है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब आपको रिजिड नहीं रहना, वक्त के साथ चीज़ें जो बदल रही हैं, खुद को नहीं बदलना उस रूप में। और एक मुझे बड़ी गर्व है कि कम से कम मेरे पे कोई आरोप नहीं लगा सकता कि मैं गोदी मीडिया में हूँ।